इंडियन मेन ओन्ड होती है बहुत ज्यादा बाय ऑलमोस्ट एवरीबडी एज अ पॉट वेल। वो गलत टाइप की कैलोरीज खा रहे हैं और उसकी वजह से तुम्हारी बॉडी के ऑर्गन्स उसके पास फैट बढ़ रहा है। जब तुम प्रोसेस शुगर या ट्रांस फैट जरूरत से ज्यादा खाते हो तो वो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, विच इज डायबिटीज, कार्डियक कंडीशंस, स्ट्रोक। किस किस में ट्रांस फैट्स और प्रोसेस शुगर्स होते हैं? पकौड़े, समोसे, कचौड़ियाँ, केक होते हैं, कुकीज होते हैं, नमकीन। बहुत लोग बोलते हैं कि पानी जो पीते हैं खाने के साथ इसकी वजह से एसिडिटी होती है। इट्स सिली। रियली? देयर वाज अनदर थिंग कि तुम्हें खड़े खड़े पानी नहीं पीना चाहिए, बैठ के पीना चाहिए। क्या? खड़े खड़े पानी पियोगे तो तुम्हारे घुटनों में जाके वो डिपॉजिट होगा और तुम्हें आर्थराइटिस देगा। इज इट ट्रू? नो। 5 इंडियन डिशेस बताओ जो बहुत हेल्दी है। Bowl of sprouts for breakfast. Palak paneer and roti would be good. Third, soya pulao is a good dish. I think all the meat curries with roti. And fifth would be any protein filling वाला पराठा. प्रोटीन फिलिंग मतलब क्या? पनीर है, सोया का भुर्जी है. बातें चलती रहती है होम्योपैथी। रियल है, स्कैम है, बट एक चीज को डिनाई नहीं कर सकता। होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाते हो, वो तुम्हें कुछ 4-5 गोलियां देता है और वो ठीक हो जाता है यार। When you are taking a homeopathic medicine. तो अगर उसमें हमने अल्कोहल डाला था while the making, तो तुम अल्कोहल वाले शुगर बॉल्स ले रहे हो. पानी डाला था तो पानी वाले शुगर बॉल्स ले रहे हो. रियली? I feel it's more of placebo. कौन से ऐसे 3 सप्लीमेंट्स सबको लेनी चाहिए? Okay. अगर आपको हमारे चैनल से थोड़ी सी भी वैल्यू मिली है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करेंगे उतने ही बेहतर और मोर वैल्यूएबल गेस्ट हम आपके लिए ला पाएंगे। आज के हमारे गेस्ट ने 3 मेजर क्वेश्चंस का आंसर दिया है कि इंडिया में इंडियन मेन की इतनी ज़्यादा तोंद एंड टमी इतनी बढ़ क्यों रही है एंड उसका ओवरऑल इफेक्ट क्या होता है हेल्थ पर। क्यों कुछ लोग कितना भी खा लें या कितना भी कम खा लें उनका वजन कम ही नहीं होता एंड उनका वजन अगर वो बढ़ाना चाहे तो बढ़ता भी नहीं है किसी किसी का। क्या उसका रिलेशन है हमारी हेल्थ, डाइट और ओवरऑल मेंटल हेल्थ पर? क्या होम्योपैथी एक्चुअली इफेक्टिव है? इस पे बात करिए हमारे आज के गेस्ट डॉक्टर उमेश वाधवानी ने, जो बहुत ही इंटेलिजेंटली रिसर्च करते हैं एंड दुनिया के सारे नए नए कॉन्सेप्ट्स को पढ़ के समझ के हमारी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में वो कैसे अप्लाई होता है, आपकी और मेरी हेल्थ उससे बेटर कैसे होती है, उसके बारे में रिसर्च करते हैं। तो ये पॉडकास्ट एंड तक देखना, जिससे आपको पता चलेगा कि आपके इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ सबका रिलेशन आपकी डाइट और माइंडसेट पे कैसे पड़ता है। एंड अगर आप ये सीख लेंगे तो आपकी ओवरऑल लाइफ में हेल्थ बेटर हो जाएगी, वेट मैनेजमेंट बेटर हो जाएगा एंड प्रोडक्टिविटी बेटर हो जाएगी। तो ये पॉडकास्ट एंड तक देखना। बट बिफोर यू डू दैट, राजशमानी क्लिप्स एंड राजशमानी शॉर्ट्स को जाके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहां पर हम इस बड़े एपिसोड की छोटी छोटी क्लिप्स डालते हैं ताकि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंसाइट्स सीखने को मिले। Enjoy the show and इस एपिसोड का ऑडियो एक्सपीरियंस Spotify पे अवेलेबल है, आप हमें वहाँ फॉलो कर सकते हैं। इसमें कैसे आए? How did you get into all of this? In health? Dietitian, health, nutritionist, यार साइकोथेरेपी, मेडिसिन, क्या कर रहे हो ये सब? बहुत कुछ कर रहा हूँ. द आइडिया इज अगेन, मैं टिपिकल सिंधी फैमिली से हूँ और पढ़ाई वढ़ाई का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था उस टाइम पे. मामू डॉक्टर थे तो मम्मा वाज लाइक तू दुकान नहीं खोलेगा. ओके, ठीक है, बिकॉज मेरा पूरा एक्सटेंडेड फैमिली दुकान बिजनेस वही चल रहा है. तो डॉक्टर बनना है तुझे, बट डॉक्टर वाला माहौल भी, पढ़ाई वाला माहौल ही नहीं था घर पे. तो कुछ कर करा के मैंने साइंस लिया और उस टाइम पे साइंस में वो अलग ए ग्रुप बी ग्रुप नहीं था मेरे टाइम पे. आई एम एंशिएंट, राइट. तो उस टाइम पे मेरे को मैथ भी करना पड़ा, फिजिक्स, बायो सब पढ़ा. परसेंटेज इतने आए नहीं बिकॉज आई वेंट थ्रू वेरी, वो बाकी की बात है. बट देन गॉट इनटू द लोएस्ट हायरार्की. तो अगर तुम्हारे 90 से ऊपर है तो यूल गेट इन MBBS, देन डेंटिस्ट्री एंड वगैरह, आयुर्वेदा एंड होम्योपैथी. सो आई बिकेम अ होम्योपैथ बिकॉज मेरे परसेंटेज ही इतने थे. ठीक है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आई एम अ डॉक्टर बट आई डोंट प्रैक्टिस मेडिसिन. यार राज, इंडिया में चल क्या रहा है पता है? होम्योपैथिक प्रैक्टिस तुमने कर लिया. अभी होम्योपैथिक साइंस का जो इन्वेंशन हुआ था ना बाय दिस पर्सन कॉल्ड सैमुअल हैनेमन, he was against the whole injections and stitching वगैरह because he thought कि ये बहुत ही painful methods of treating है. तो हम कोई एकदम pain free more gentler medicine हमें ढूंढनी चाहिए. And that was the origin of it. ठीक है. अभी क्या हो रहा है, सब लोग होम्योपैथी का क्वालिफिकेशन ले रहे हैं, एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं 6 महीना 1 साल अलग अलग, लाइक 3-3 महीने का ड्यूटी लगता है. गायनेक के पास गए, MD मेडिसिन के पास गए, पीडियाट्रिशियन के पास, ऑर्थो के पास गए, वहाँ पे कुछ दवाइयाँ सीखी, ऐसा ही टेबल लगाया, टेबल के नीचे दवाइयाँ रखी, एंड वी आर डूइंग द सेम थिंग विच एक्चुअली हैनीमन वाज अगेंस्ट. तो मुझे वो तो नहीं करना था पक्का. पर 3rd ईयर में देयर वाज दिस सब्जेक्ट प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन, जो हर पैथी को पढ़ाया जाता है. एलोपैथी है, आयुर्वेदा, होम्यो, डेंटिस्ट्री, फिजियो, सबको हमें ये पढ़ाया जाता है, विच इज जहाँ पे हमें लाइफस्टाइल चेंज के बारे में सिखाया जाता है कि यार बहुत ज़्यादा डिजीजेस, लाइक आई वुड से, आई वुड गो अप टू से 75 to 80% तुम्हारे डिजीजेस आर प्रिवेंटेबल एंड मैनेजेबल बाय लाइफस्टाइल चेंजेस. बट ये सब्जेक्ट हम कभी भी सीरियसली पढ़ते नहीं है, और पढ़ते भी है तो एग्जाम के लिए पढ़ के निकल लिए, राइट. तो वो मेरे दिमाग में बैठा हुआ था और मुझे क्या नहीं करना था वो मुझे पता था. बिकॉज यार हम होम्योपैथी साइंस में और डिटेल में जाएंगे ना तो हम हंस के मर जाएंगे. देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच मेड मी सो मच लाफ. हर जगह बातें चलती रहती है होम्योपैथी में कि भाई रियल है, स्कैम है, क्या है, कैसा है, आधे लोग भरोसा, आधे लोगों पे नहीं है. बट एक चीज को डिनाई नहीं कर सकता, विच इज कि जब तुम्हारा कहीं कुछ इलाज नहीं हो रहा हो ना, जब तुमको कोई असर ही नहीं हो रही हो कुछ भी चीज, तब तुम कोई एक
होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाते हो, वो कुछ 4-5 गोलियां देता है और वो ठीक हो जाता है यार, लाइक इट वर्क्स ऑन फ्यू थिंग्स एंड ठीक इस तरीके से करता है कि अगले 3-4 साल तक कुछ नहीं होता है। एंड आई हैव सीन दिस लाइक मल्टीपल टाइम। मैंने लोगों का एलर्जीज ठीक होते हुए देखी है, मैंने लोगों के जॉइंट पेन्स ठीक होते हुए देखे हैं, मैंने लोगों के ऐसे स्कार्स होते हैं, निशान होते हैं इधर, जिसको बोल देते हैं कि भाई तुमको ये हमेशा के लिए हो जाएगा, प्लास्टिक सर्जरी करके उसको हटवाना पड़ेगा, वो सब ठीक हो जाता है। इतनी मतलब खतरनाक चीजें ठीक हो जाती है। सी मेरे बहुत सारे मेरे बैचमेट्स आर रियली गुड फ्रेंड्स ऑफ माइंड, ठीक है, अभी भी। तो हमारा ये आर्ग्यूमेंट चलता रहता है, ठीक है। तो आई विल गिव यू माय एक्सप्लेनेशंस एज टू कि ये क्यों होता है, ठीक है। पहले तो हम हमारी बॉडी को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। हमारी बॉडी के पास खुद का बहुत हीलिंग पावर है। आई विल गिव यू फ्यू एग्जांपल्स जिससे आपको पता चलेगा कि हमारी बॉडी को जीना है और खुद से रिपेयर होना है जब तक हम उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपको कभी फ्रैक्चर हुआ है? नहीं। तो मेरा एक बार एल्बो फ्रैक्चर हुआ था, राइट। तो जब भी आपको फ्रैक्चर होता है और आप ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर आपको कोई एंटी फ्रैक्चर दवाई नहीं दे रहा है, वो सिर्फ है ना हड्डी को अपनी जगह पे वापस रख रहा है एंड आपकी बॉडी अपने आप हील होती है। आपको जो दवाई लिख के दे रहे हैं वो है एंटीबैक्टीरियल, सो दैट फर्दर इन्फेक्शन ना हो, पेन किलर जो दुखता है एंड विटामिन डी और कैल्शियम, सो दैट अगर आपकी बॉडी में उसकी कमी है तो वो, बिकॉज बोन्स आर मेड फ्रॉम कैल्शियम एंड फास्फोरस एंड विटामिन डी इज रिक्वायर्ड। तो ये दवा कोई एंटी फ्रैक्चर दवाई नहीं है, आपका बॉडी फ्रैक्चर तो खुद से रिपेयर कर रहा है। हमारा पूरा जो इम्यून सिस्टम है इज अगेन इट इज कीपिंग अस हेल्दी। तो हम होम्योपैथ्स यहाँ ये जो नेचुरल कोट एंड कोट हम सारी चीजें करके थक जाते हैं ना, तब वहां पे जाते हैं। एंड व्हेन यू गो टू एन होम्योपैथ और नेचुरोपैथ, दे स्पेंड 45 मिनट्स आवर टू आवर विथ यू, जो और कोई डॉक्टर नहीं कर रहा है, ठीक है। तो पहले तो तुम्हारा स्ट्रेस लेवल बहुत नीचे जाता है बिकॉज तुमने दिल खोल के उनके सामने बात की है। नाउ कमिंग टू द मेडिसिन पार्ट, alright, let's talk about it, ठीक है। I need can I use these two? Yeah. Let's say ये है सर्दी के लिए होम्योपैथी दवा जो प्याज में से बनी हुई है, ठीक है। लॉजिक क्या है? क्योंकि प्याज काटते टाइम तुम्हारी आंखों में से पानी आता है और नाक में से भी पानी निकलता है, और सर्दी में क्या होता है? आंखों में से पानी निकलता है, नोज में से पानी निकलता है। So that's their correlation कि the thing that can cause similar symptoms will cure the similar symptoms in your body. इसको बोलते हैं लॉ ऑफ सिमिलिया। ओके, ये होम्योपैथिक लॉ। हाँ, होम्योपैथिक लॉ, दैट्स द फर्स्ट लॉ दैट वी लर्न। ओके, कि तुम अनियन काट रहे हो, तुम्हारी आंखों में से पानी निकल रहा है ना, तो ये सिमिलर सिम्टम। तो इसका तुमने अनियन का टिंचर निकाला है और ये है जूस, ओके। अब मैं इसका 1 पार्ट लूंगा इसके अंदर और 99 पार्ट डालूंगा अल्कोहल या पानी, ओके, और इसको मैं मिक्स करूंगा। तो जैसे पैरासिटामोल 500 mg होता है ना, तो उसका 1 mg is the 1 mg of this. Got it. तो 1 potency हुआ ये पर्टिकुलर मेडिसिन, ठीक है। पर कोई भी potency होम्योपैथिक मेडिसिन 1 potency वाला नहीं मिलता है, वो 1000, 10,000, 100,000 में मिल रहा है। दैट मीन्स अब ये मेरा जो 1 पार्ट मेडिसिन है, 99 पार्ट अल्कोहल या वाटर है, इसमें से मैंने एक बूंद निकाली, उसमें 99 पार्ट मैंने वापस सेव डाला है, और ये प्रोसेस जितनी बार रिपीट होगा उतनी बार ये पोटेंसी बढ़ता जाएगा। Are you with me on this? तो मतलब जो मेरे इसमें ये जो 100% मेरा ये प्योर जो चीज थी, उसमें से एक चीज निकाली। हाँ, ये 100% प्योर है। इसमें से मैंने 1 ml निकाला, इसमें डाल दिया, इसमें डाला। अभी 99 मैंने इसमें अल्कोहल पानी डाल दिया, ठीक है। ये हो गया 1 पोटेंसी। अब सेकंड पोटेंसी बनाने के लिए मुझे इसमें से एक ड्रॉप निकालना है, 1 पार्ट, एंड वापस से 99 वाटर डालना है। थर्ड के लिए वो सेकंड था, उसमें से एक ड्रॉप निकालना है, उसमें वापस खत्म हो गई पोटेंसी। तो एग्जैक्टली माय पॉइंट। सो आफ्टर 3 और 4 देयर इज नो एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ, इवन इफ मैं मान लेता हूं चलो एक बार ये काम करेगा, इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट तो उसमें बचा ही नहीं है। एंड देन द गोलियां जो हैं ग्लूकोज की या सुक्रोज की, दे आर जस्ट अ मीडियम, इज जस्ट अ मीडियम। तो जब तुम होम्योपैथिक दवाई चाहते हो, व्हाइट कलर की गोलियां निकलती है, तो गोलियां इज नथिंग बट जस्ट अ मीडियम, वो शुगर ही है। ओके, और वो पाउडर जो देते हैं वो भी मेडिसिन, नहीं, हाँ, वो भी उसमें लिक्विड डालेंगे। द लिक्विड इज द पोटेंसी जो हमने बनाई है अभी, राइट। तो ये जो पोटेंसियां बन रही हैं उस पे एक मोर्टल एंड पेस्टल के थ्रू वो मिक्स करते हैं उसको, एंड अपेरेंटली दिस आई एम नॉट इवन किडिंग, दिस इज एक्चुअल वर्ड, दे लाइक कि उसका वाइटल फोर्स जनरेट होता है। आई एम नॉट इवन किडिंग, ओके। तो वाइटल फोर्स जो जनरेट हुआ है वो आपकी हेल्थ को ठीक कर रहा है as per that science, if we were to believe that science. But this is how homeopathic medicines are made. तो वो जो काली डब्बियां रखी होती है, these are the multiple, वो जो करके जो टिंचर बनाया वो, उसके 2-4 बूंदें गोलियों जो प्योर शुगर है। तो अगर उसमें हमने अल्कोहल डाला था while the making, तो तुम अल्कोहल वाले शुगर बॉल्स ले रहे हो, पानी डाला था तो पानी वाले शुगर बॉल्स ले रहे हो, और कुछ तो तुम ले नहीं रहे हो when you are taking a homeopathic medicine. Really? Yes. तो ठीक नहीं, तो फिर ठीक कैसे होता है? मतलब ये बहुत सारी दवाइयां होती है ठीक कर देती है लोगों को। I feel it's more of placebo. Second is your body's natural healing. एंड थर्ड इज होम्योपैथी में ही कुछ लोग क्लासिकल सो ये जो मैंने बोला दिस इज द क्लासिकल हैनेमन भाई साहब ने सिखाई थी वो वाली होम्योपैथी है, ठीक है। कुछ लोग इसके भी अगेंस्ट गए हुए कि बोलते हैं कि ये पोटेंसी इतना काम नहीं करता, तो हमें स्ट्रॉन्गर डोजेस देने पड़ेंगे। तो उन्होंने एलोपैथिक मेडिसिन की तरह टिंक्चर्स बनाने शुरू किए। तो जो फॉर एग्जाम्पल टर्मरिक की हम बात करें, तो टर्मरिक का जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है कर्क्यूमिन, तो कर्क्यूमिन इज एंटी इन्फ्लेमेटरी, जो एलोपैथिक में भी यूज होता है।
तो कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जिसमें उन्होंने कर्क्यूमिन का हेवियर डोज यूज किया है, तो वो इमीडिएट रिलीफ में आ जाता है. बट I question that, and I don't practice it. And the kind of words जो उनके आगे के laws हैं, it just didn't make sense to me. There was another thing जहाँ पे it's, as I said, it's very ancient. So I did my bachelor's from 2002 to 2008. ठीक है, तो हम 15-16 साल पहले की बात कर रहे हैं. There were some other principles जहाँ पे one medicine can work as per your character. So all these medicines have different characters. So Aconite करके एक medicine है, तो Aconite का human being would have a different character than another drug called Nux vomica. So Nux vomica is a very narcissistic person. So वो अगर एक इंसान Nux vomica के characteristic में fit हो रहा है, तो Nux vomica can potentially cure anything in that person as per their principle. मुझे ऐसा लगता है कि the reason why I have to give it to them for only one reason, which is hearing the patients out and helping them making lifestyle changes. Because यार राज, इंडिया में डॉक्टर पेशेंट इंटरेक्शन इज वन ऑफ द लोएस्ट अक्रॉस द ग्लोब. कैन यू गेस रफली कितना होगा, लाइक ऑन एन एवरेज? रैंडम गेस लगाओ. आई डोंट नो. 5 minutes, 10 minutes, less than 3 minutes, 2.3, 2.5 minutes एवरेज डॉक्टर पेशेंट इंटरेक्शन इन इंडिया. अब उसमें डॉक्टर क्या बैठ के आपकी लाइफस्टाइल जानेगा, आपको क्या देगा? व्हेन यू गो टू अ होम्योपैथ, दे विल स्पेंड hour 2 hours with you, understanding your character, your behavior, वगैरह वगैरह वगैरह. यू फील वेरी लाइट, एंड अ लॉट ऑफ अस आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, एंड हमारे पास वेंटिंग स्पेस है ही नहीं, बिकॉज अ लॉट ऑफ टैबू अराउंड मेंटल हेल्थ. तो हमारे पास वेंटिंग स्पेस है ही नहीं. हम कितना भी सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ में, कोई ऑन द ग्राउंड लेवल कोई कुछ कर नहीं रहा है. इनफैक्ट अ लॉट ऑफ पीपल जो क्रिएट करते हैं ना कंटेंट, वो भी कुछ नहीं कर रहे. आई एम टेलिंग यू. नहीं यार, पहले से चेंज तो हो रहा है. चेंज हुआ है, आई एम टेलिंग यू, चेंज हुआ है. But यार, I'm in association with one of the major, clinics of mental health in India. Veda करके है यहाँ, over a cup of tea है. तो I talk to them, I see their clients on a nutrition front. तो मुझे I know on the ground कि कितना अभी भी resistance है. 5 साल से पहले बेहतर हुआ है, पर मैं बोल रहा हूँ जितना चैटर है ना, जितना नॉइस है अराउंड मेंटल हेल्थ, उतना ऑन ग्राउंड चेंज नहीं है. बट पहले चैटर ही होता है, नॉइस बनती है. नॉइस से कुछ लोग उसको सीरियसली लेके काम करते हैं, फिर वो कुछ लोग रिजल्ट देखते हैं, वो उससे ओके होते हैं, और वो फिर दूसरे लोगों को बोलेंगे और बढ़ेगा. ट्रू. सो आई थिंक द नॉइस नीड्स टू बी देयर. एब्सोल्युटली. टेल मी देन 2-3 मोर थिंग्स कि जो इंडिया में लोग मानते हैं और वो बिल्कुल खराब है. इंडिया में आने के बाद मेरे ये मेजर 3 ऑब्जर्वेशन है अबाउट अस इंडियंस, राइट. 1, we are in a toxic relationship with carbohydrates. Second, प्रोटीन हमारी बेटी को छेड़ के चला गया है, पैसा लेके भाग गया है, पता नहीं है, बट वी हैव सम सॉर्ट ऑफ इशू विद प्रोटीन. विलन है वो. हाँ, वो विलन है. वेट मैनेजमेंट में सबसे बड़ा इशू क्या आ रहा है कि तुम्हें चाहिए कैलोरीज, ये 3-4 मैक्रोस में से, कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, फाइबर वगैरह में से. तुम खा रहे हो मेजरली कार्ब्स में से, फैट्स में से, प्रोटीन की भी कैलोरीज तो लगेंगी. अब वो नहीं डाल रहे हो तो तुम्हारी बॉडी कॉम्पनसेट करेगी इन दोनों से, बिकॉज वो इजिली अवेलेबल है हमारे घरों में. व्हाई डू वी नीड कार्ब्स if you want to feel energetic throughout the day? Why do we need protein? Because top to bottom structure maintain करना है तो you need protein. Your health is defined by कि आपने over the period of time क्या किया. And it works on the other side as well. और मजा आएगा अभी, ठीक है, because बहुत सारे लोग हैं ना अभी पॉजिटिव चीज़ है. What is the healthiest thing comes to your mind? हम बादाम के बारे में बात करते हैं. बादाम पॉजिटिव इमेज, नेगेटिव इमेज? वेरी पॉजिटिव. I eat 8-9 a day. Amazing. Thank you so much. आपने क्वांटिटी भी बताया मुझे, ठीक है. Every Indian mother, बेटा बादाम खा ले, याददाश्त अच्छी रहेगी, राइट. What if you were eating badam only once in 15 days? I don't know. Do you think बादाम में जो क्वालिटीज हैं वो तुम्हारी बॉडी में जाके तुम्हें अच्छी हेल्प करने वाली है? क्या पता, बोलते तो यही है. 15 दिन में एक बार खाएंगे तो भी. I don't think so. 15 दिन में एक बार खाएंगे तो कुछ होगा नहीं शायद. Exactly. तो यहाँ पे फैक्टर क्या आया? फ्रीक्वेंसी. कितनी बार हम खा रहे हैं? Then you said 8 to 9. Right. 6 to 8, depending on different things. Yeah. Badam helps us with memory because बादाम के अंदर good unsaturated fatty acid होता है. Also उसके अंदर एक अमाइनो एसिड होता है जिसका नाम है tryptophan. Tryptophan goes inside our body and creates this neurotransmitter जिसका नाम है serotonin. Serotonin is responsible for your memory, concentration, sex life, sleep वगैरह वगैरह, right? Peace. So this is the whole connection. But वो बादाम को तुम्हारी बॉडी में अंदर जाके वो काम करने के लिए रोज का रोज खाना पड़ेगा. इट्स नॉट लाइक एक बार खा लिया और 10 दिन 15 दिन तक चलेगा. दूसरा, आई नीड टू नो मुझे दिन में कितना बादाम चाहिए. क्वांटिटी, फ्रीक्वेंसी, क्वालिटी. डीप फ्राई करके सॉल्ट डाल के जो बादाम खाया है चखने के तौर पे दारू के साथ, दैट्स नॉट गोइंग टू डू द सेम थिंग, बिकॉज डीप फ्राई किया था उसके अंदर वो ट्रांस फैट बन चुका है. तो पॉजिटिव में भी अगर तुम्हें कोई भी चीज का पॉजिटिव इंपैक्ट भी लेना है तो क्या, कितना, क्वालिटी, फ्रीक्वेंसी मैटर करेगा. सेम अप्लाइज टू घी. तुम्हें कितनी कैलोरीज चाहिए मेंटेनेंस, उसमें से तुम 300 से 700 कैलोरीज का डेफिसिट लाओगे
तुम्हारा वेट लॉस होगा। वहां पे तुमने घी फिट किया इन कंपैरिजन टू लेट्स से वेजिटेबल ऑयल, या तो तुमने एज अ बेटर चॉइस बनाया है बिकॉज उनका न्यूट्रिशन वैल्यू इज डिफरेंट। बट तुम्हें चाहिए 1500 कैलोरीज, तुम खा रहे हो 2500 कैलोरीज, उसमें तुम घी खाओ, ऑलिव ऑयल खाओ, एवोकाडो खाओ, तुम्हारा वजन नहीं कम होने वाला। सो इट्स नॉट अ फैट बर्नर। क्वांटिटी की बात आती है तो आयुर्वेदा में ही एक और प्रिंसिपल है विच इज अतिमात्रशन, कि तुम कोई भी चीज कितनी भी अच्छी में ज्यादा खाओगे तो वो मेटाबॉलिक कंडीशंस देगी। ऐसी क्या बैड हैबिट्स है जो हमें ये सारी लाइफस्टाइल डिसीजेस दे रही है, जो हम रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं विदाउट इवन रियलाइजिंग इट? ओके, जैसे द वर्ल्ड इज सेइंग कि यंग लोगों की जो आदतें हैं या इंडियंस की जो आदतें हैं वो उन्हें ओबेसिटी दे रही है, वो उन्हें मोटा कर रही है, वो उन्हें डायबिटीज दे रही है, उन्हें थायराइड दे रही है, उन्हें पीसीएस दे रही है। क्या है ऐसी आदतें जो हमें ये सब दे रही हैं? आई थिंक वो अलग अलग एज ब्रैकेट के लिए अलग अलग होगा। अगर हम स्पेसिफिकली यंग लोगों की बात कर रहे हैं तो आई थिंक माइंडलेसनेस अराउंड लाइफ और हेल्थ, लाइक नॉट टेकिंग हेल्थ सीरियसली। हमारी बॉडी का कंडीशनिंग हैपेंस इन दिस एजेस, राइट, 15 to 25 के बीच में, सोशल, मेंटल, फिजिकल, तीनों। अगर हम अभी से फाउंडेशन सेट नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम होगा। बहुत सारे लोगों का बहुत बार मील्स ही नहीं होते हैं। सुबह उठे, डिपेंडिंग अपन हम कितने बजे उठे हैं, तैयार होकर हम निकल लेते हैं, तो दिन की शुरुआत हम हमारी मशीनरी को मेंटेन करे बगैर, उसके बारे में सोचे बगैर करते हैं। एंड रात हमारी कैसे होती है, एज वी ऑल नो, हमें ऐसे नींद नहीं आती है, हम स्क्रीन पे कुछ चल रहा होता है एंड देन वी एंड अप फॉलिंग असलीप व्हाइल वाचिंग समथिंग। ठीक है, सो वहीं से किक स्टार्ट ही बुरा हुआ है। तुम सब लोग बोलते हैं ना, तुम जब सुबह उठे वहां से तुम्हारे दिन की शुरुआत हुई। योर डे स्टार्ट्स व्हेन यू स्लीप एट नाइट, बिकॉज वहां से तुम्हारा मेंटेनेंस, रिपेयरिंग, मैं बोलता हूँ हमारे दिमाग में चित्रगुप्त बैठा हुआ है जो हिसाब किताब करता है पूरे दिन का। तो जितना बेहतर तुम्हारा हिसाब किताब हुआ, उतना बेहतर तुम्हारे हार्मोन्स होंगे, उतना बेहतर तुम उठोगे। अभी तुमने नींद ही सही नहीं ली है तो यू विल वेक अप ग्रॉगी। द फर्स्ट थिंग अगेन वी डू इज अलार्म। यहीं से शुरू हुआ, सोशल मीडिया खुला, वॉशरूम करने जा रहे हैं, वॉशरूम में भी हम ये लेके बैठ रहे हैं। ठीक है, आई एम ओके विद इट। अ लॉट ऑफ पीपल डू बुक्स एज वेल, अ लॉट ऑफ पीपल किंडल लेके जाते हैं। बट इफ यू आर स्पेंडिंग काफी ज्यादा टाइम ऑन वॉशरूम, मोर देन व्हाट यू नीड, विच इज लाइक स्टूल पास करने में कितना ही टाइम चाहिए, बट हमें आता ही नहीं है जब तक हमारे पास में फोन नहीं होता है। तो यू आर स्टार्टिंग योर डे विद दैट। उसके भी कॉम्प्लिकेशंस है, बात है, पाइल्स के लिए तुम प्रोन हो रहे हो इफ यू आर सिटिंग ऑन दैट। तो आई फील माइंडलेसनेस, तुम ग्रॉगी उठ रहे हो तो तुमने वर्कआउट तो भूल ही जाओ। फिर ब्रेकफास्ट का भी तुम ध्यान नहीं रखो कि बैलेंस है नहीं है, एक फ्रूट उठा लिया, बटर जाम लगा लिया ब्रेड के ऊपर एंड देन यू निकल गए। सो देयर इज नथिंग गोइंग ऑन। तो यंगस्टर्स में मैंने ये पैटर्न देखा। सो मैं आई गो अक्रॉस कॉलेजेस अंडर दिस प्रोग्राम कॉल्ड फिटनेस फॉर यूथ। तो मैं कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ जाके उन्हीं की लैंग्वेज में बैठ के बात करता हूँ कि मुझसे बात करो, मुझे टीचर्स और प्रोफेसर्स नहीं चाहिए रूम में। तो अभी करंटली यंगस्टर्स में द मेजर थिंग इज हैपनिंग इज मैरिजुआना। वीड, क्रेजी भाई, क्रेजी चल रहा है वो। बहुत नशे कर रहे हैं लोग, बहुत वीड कर रहे हैं। और सुट्टा सिगरेट्स गए साइड पे, अभी ओल्ड स्कूल हो गया वो। And it's rapidly growing? Rapidly growing. Okay. Because India is at a huge risk of marijuana and weed. India में अगर आप इंडेक्स देखो कि कौन सी ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे बहुत इजीली ड्रग्स मिल जाते हैं, वीड और मैरिजुआना इंडिया में लाना इज वन ऑफ द इजीएस्ट इन द वर्ल्ड। तो बहुत ईजी है, बहुत बड़ा रैकेट बनते जा रहा है। 35% से ज्यादा इंडिया ऑलरेडी सब्सटेंस अब्यूज में है। उसमें से 6.76% इंडिया सिर्फ मैरिजुआना पे एडिक्टेड हो चुका है। तो अगर आप 6.76% ऑफ यंग पीपल हु इज एडिक्टेड ऑन मैरिजुआना एंड वीड, इट्स अ बिग प्रॉब्लम फॉर द कंट्री, क्योंकि हमारा 6% दूसरे लोगों के देश बराबर है। एब्सोल्युटली राइट, इट्स अ मेजर प्रॉब्लम। बट होता क्या है वीड से? यार वीड के अंदर जो एक्टिव कंपोनेंट है THC, दैट गिव्स यू द फीलिंग ऑफ हाई, है ना। तो यहाँ पे मेजर प्रॉब्लम हाई तो है ही, बट साथ साथ में उसके बाद जो इफेक्ट्स आते हैं हाई होने के बाद, देयर इज दिस फेज कॉल्ड मंचीज व्हिच अ लॉट ऑफ पीपल गो थ्रू। हैव यू हर्ड ऑफ मंचीज? नो। मंचीज इज जहाँ पे तुम घोड़े की तरह खाते हो बेसिकली, लाइक यू जस्ट गो ऑन। जब तक तुम फिजिकली डिस्कम्फर्ट नहीं फील करते ना यहाँ पे, तब तक यू विल जस्ट एंड अप ईटिंग। तो आफ्टर स्मोकिंग आप उस जोन में आते हो वेयर यू गेट हंग्री अ लॉट, जिसको हम ये लोग बोलते हैं मंचीज। ठीक है, तो खाते जाते हैं, सब खाते रहते हैं। एंड जो लोग प्रॉपर स्टोनर्स होते हैं उनका अलग से स्टैश होता है मंचीज का। सो बिफोर गेटिंग हाई दे कीप एवरीथिंग रेडी कि मेरे को जब भूख लगे, बिकॉज एवरीथिंग स्लोज डाउन फॉर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, तो तुम्हें कुछ करने का मन नहीं करता। जो गोवा गॉन में पहला सीन है, इफ यू रिमेंबर, गोवा, आई हैव नॉट सीन इट। सो इन दैट मूवी 3 फ्रेंड्स, फर्स्ट सीन इज नागार्जुन का सीन चल रहा है ऑन द टीवी, एंड 3 कैरेक्टर्स आर सिटिंग एंड दे आर लाइक स्टोन्ड प्रॉपर्ली, एंड एक दूसरे से आर्ग्यू कर रहे हैं कि चैनल चेंज करना है, रिमोट कौन उठाएगा, रिमोट यहाँ पे पड़ा है। So that's the situation you get into in that time. So everything slows down. A lot of people have what we call paranoia. कि ये रूम में जितने भी लोग हैं ना वो मेरे अगेंस्ट कुछ ना कुछ कॉन्स्पिरेसी कर रही हैं. This is very common first user experience. ठीक है. तो these are the immediate thing. But dependency आती है उसके बाद.
बहुत सारे लॉन्ग लोग टर्म साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं? साइकोसिस को ट्रिगर कर सकता है. मतलब Psychosis is a mental health condition where you go in. There are different type of psychosis. So depressive psychosis भी होता है जहाँ पे you feel all the symptoms of depression. या schizophrenic, या you see things, hallucinations. So वो उसको trigger कर सकता है. Marijuana का long term use. A lot of youngsters, they have all the arguments ready. All the arguments ready. क्या बोलते हैं? You have spoken to them, right? हाँ, alcohol. See, there is known कि excessive use of weed या daily use of weed memory loss करता है, mental fatigue करता है, आपको hallucinations देता है, ओवरऑल आपकी ब्रेन की प्रोसेसिंग पावर स्लो कर देता है, इम्यूनिटी सिस्टम वीक करता है, एंजाइटी को ज़्यादा बढ़ा देता है, पैरानॉइड आपको जनरल लाइफ में भी होने लग जाएगा, नॉट जस्ट एट द टाइम व्हेन यू हाई, राइट? तो ये सारे तो बहुत ही नोन आफ्टर इफेक्ट्स हैं. वन और द अदर ऑलरेडी जो अगर 6 महीने से ज़्यादा वेट कर चुका है उसको ये इफेक्ट होने लग गए होंगे ऑलरेडी, वो एक्सेप्ट करे या ना करे. द मेजर प्रॉब्लम इज दैट. सो अल्कोहलिक्स में मैंने देखा है कि अल्कोहलिक्स को एटलीस्ट सेल्फ अवेयरनेस है. दे आर लाइक हाँ मैं रोज पी रहा हूँ और मेरे घर पे फड्डे हो रहे हैं, मेरे को हेल्प चाहिए. मैरिजुआना यूजर्स आर इन डिनायल. लिटरली कभी मजा करना होना जस्ट फॉर फन, मैं आपको मेरा एक यूट्यूब वीडियो भेजूंगा विच इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वंस ऑन माय चैनल. उसके कमेंट सेक्शन में जाना. दैट वीडियो इज अबाउट हेल्थ इफेक्ट्स ऑफ मैरिजुआना एंड जितने भी स्टोनर्स हैं, लाइक आई थिंक 8,000 के आसपास कमेंट्स हैं वो वीडियो पे, एंड पीपल आर जस्ट शेयरिंग देयर एक्सपीरियंस कि तू क्यों गलत है, एंड देयर आर सम पीपल हु आर सपोर्टिंग. बट उनके आर्ग्यूमेंट्स क्या रहता है? सबसे पहला आर्ग्यूमेंट इज वेरी सिली, भोले बाबा का प्रसाद है. दूसरा इज कि अल्कोहलिज्म के बाद इतने सारे झगड़े होते हैं, रैश ड्राइविंग होती है, एक्सीडेंट्स होते हैं. मैरिजुआना ने तो कभी कुछ नहीं किया, हम तो शांत होकर बैठे रहते हैं एक रूम में. सोशल लेवल पे तो कुछ नहीं कर रहा. Which is by the way true. अल्कोहल आपके आसपास के लोगों के लिए ज्यादा हार्मफुल है, वीड आपके खुद के लिए हार्मफुल है. थर्ड इज कि इसके तो मेडिसिनल वैल्यूज होते हैं. ये क्या डिबेट है? I've read this a lot. And मैंने बहुत सुना है, लोग ये कमेंट्स मैंने बहुत पढ़े हैं हर जगह. ओके, सो इसके मैरिजुआना के अंदर 2 एक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं, CBD एंड THC. THC इज समथिंग व्हिच इज गिविंग यू हाई एंड CBD हैज मेडिसिनल वैल्यूज. तो वो कुछ स्टडीज हैं कि जिसमें डिप्रेशन में बेनिफिट देता है, या जॉइंट पेन्स में देता है, या अल्जाइमर्स में हेल्प करता है, सोने में भी हेल्प करता है. ठीक है. CBD, ओके, नॉट THC. इंडिया में जो अंडर द कवर जो भी आ रहा है, सब इलीगली है जो आ रहा है, उसमें THC का प्रमाण ज्यादा है बिकॉज दे वांट यू टू गेट हाई क्विकर. So it's condensed with THC. And you want to get addicted. Yeah. So THC has no medicinal value. CBD has. But CBD आप तब लोगे, let's say गांजे में है, THC में है, but आप तब लोगे जब आपको डिप्रेशन है या जॉइंट पेन्स है. तुम ऐसे ही क्यों ले रहे हो? 1. 2, it has to be taken under the prescription of a doctor. तुम्हें पहले प्रॉब्लम नहीं है, तुम प्रिस्क्रिप्शन के बगैर ले रहे हो, और जो ले रहे हो वो मेडिसिनल वैल्यू के लिए तो नहीं ले रहे हो. So these are very very silly arguments they come up, but it's clearly dependency. सबसे ऊपर है जब लाइक इट्स फॉर द क्रिएटिव पीपल जो गिटार या गाना वाना जो करते हैं ना. गांजे के बगैर मेरा क्रिएटिविटी निकलता ही नहीं. ऐसा होता है? नहीं. पर ऐसे क्यों बोलते हैं लोग कि मैं आई थिंक इनहिबिशंस या रेजिस्टेंस लोअर हो जाते हैं तुम्हारे, सो यू डोंट थिंक अबाउट मच, यू आर जस्ट चिल आउट एंड मे बी यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट रेस्ट ऑफ द थिंग्स, यू आर फोकसिंग ऑन वन थिंग एट द टाइम, विच हैपेंस अ लॉट. सो आई हैव सीन अ लॉट ऑफ एनेक्डोटल इंसिडेंट्स जहाँ पे जो इंसान जो एक्टिविटी कर रहा है उसी में वो, तो कोई हंस रहा है तो वो हंसता ही रहेगा. तो मे बी दैट कुड बी द एक्सप्लेनेशन, बट आई डोंट सी अ साइंटिफिक कनेक्शन देयर. हाई होने के बाद तुम कुछ तो ऐसे अलग रेल में चले जा रहे हो एंड तुम्हें ज़्यादा क्रिएटिविटी आ रहा है. तो ओवरऑल ये तो आर्ग्यूमेंट्स हैं. हाँ. एक बड़ा आर्ग्यूमेंट एक और है जो बोलते हैं इतनी सारी कंट्रीज इसको लीगलाइज कर रही है तो वो बेवकूफ थोड़ी है, दे आर अंडरस्टैंडिंग नाउ द बेनिफिट्स ऑफ मैरिजुआना. इज दैट ट्रू? सी, लीगलाइजिंग कुड बी अ बेटर डिसीजन एज वेल बिकॉज फिर एवरीथिंग इज रेगुलेटेड. सी, अल्कोहल के भी हमें नुकसान तो पता है, बट वो अभी लीगलाइज्ड है यहाँ पे, तो हमें पता है कि उसमें मिलावट नहीं हो रही है जो हम ऑथेंटिक जगहों से बाय कर रहे हैं. यहाँ पे रेगुलेशन नहीं है, उसकी वजह से वी हैव नो आइडिया कि क्या स्टफ आ रहा है लोगों के पास. तो अगर हमें बेहतर वे में इसको डील करना है तो लीगलाइजेशन कुड बी अ बेटर डिसीजन. दैट्स द रीजन व्हाई लोग कमेंट करते हैं ना कि लीगलाइज हो रहा है तब तो सही है, दुनिया इसकी वैल्यू अंडरस्टैंड कर रही है. आई डोंट थिंक सही है उसकी वजह से हो रहा है. इज जस्ट के तुम इसको इसके यूज केस को बेटर कंट्रोल कर सको, उसकी वजह से हो रहा है. बट ओवरऑल लॉन्ग टर्म में तो नुकसान है. अभी और भी रीसेंट स्टडीज आई हैं, आई एम येट टू रीड देम, बट देयर आर रीसेंट स्टडीज अराउंड marijuana and how strongly addictive it is. See, 2-3 हैबिट्स हैं जिससे रिलेटेड है, which I've seen in people and I've read it online. कि लोग बोलते हैं कि यार एक गुड नाइटर, दे टर्म इट गुड नाइटर, कि सोने से पहले वो एक जॉइंट मार के सोते हैं. जब तक वो नहीं करते तब तक उनको नींद नहीं आती. Is that a problem? क्या होता है उससे? It is a problem ना, because it's just dependency, no. So इसको हम बोलते हैं indisposition. जैसे कि बहुत सारे लोगों को चाय पीने के बाद पॉटी आती है, उसके बगैर पॉटी नहीं आती. या फोन अगर हाथ में नहीं है तो I won't be able to poop. या खाना खाने के बाद दोपहर को मुझे सोना ही सोना है. सो दीज आर इनडिस्पोजिशंस, दीज आर नॉट कंपल्शंस.
तुम यू हैव डन सर्टन थिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अब वो एक न्यूरो पाथवे बन चुका है जो तुम्हें वो एक्टिविटी करनी पड़ेगी, बट इट डजंट मीन कि वो 4-5 दिन तक नहीं सोएगा तो छठे दिन उसको नींद ही नहीं आएगी. इट्स जस्ट यू हैव टू ब्रेक दैट हैबिट इवेंचुअली. तो शुरुआत में शायद तुम्हें मेलेटोनिन या न्यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करके कोई मेडिसिन लेनी पड़ सकती है, बट इट्स नॉट लाइक कि मैरिजुआना की वजह से ही नींद आ रही है. तो बट मैरिजुआना से नींद का कोई कनेक्शन है? it makes your system very slow down. तो yeah, a lot of people just doze out after that. ओके. Yeah. द अदर इज बहुत लोग ना वीट स्मोक करने के बाद जिम चले आते हैं. Focus. I know a couple of people from the UK who do that. मेरे दोस्त हैं, वो ऐसा कहते हैं कि हम we cut off from the outside world and we are just focused on the workout. Is it beneficial? No. It's anecdotal. See, you spoke about चाय अभी. लोग सुबह उठते से खाली पेट चाय पीते हैं या कॉफी पीते हैं, वो सही चीज कर रहे हैं? सही in what sense? Is it good or bad? हेल्थ के लिए. Because good or bad तुम्हारा health will depend upon multiple factors जो हमने अभी डिस्कस किए, right? So there are people जो सुबह चाय पीते हैं खाली पेट, they are absolutely okay, उनको कोई डाइजेस्टिव इश्यूज नहीं आते हैं. एंड देयर आर पीपल जो चाय पीते ही उनको डाइजेस्टिव लाइक गैस हो जाता है, ब्लोटिंग हो जाता है वगैरह. तो वहाँ पे मल्टीपल फैक्टर्स आते हैं. चाय इन अ नटशेल इज नॉट अ प्रॉब्लम. चाय के साथ जो हम दूध ले रहे हैं, तो अ लॉट ऑफ पीपल कांट डाइजेस्ट द लैक्टोज इन मिल्क, दैट कुड बी द रीजन व्हाई उनको डाइजेस्टिव इश्यूज हो रहे हैं. अ लॉट ऑफ पीपल से कि हमें सुबह सुबह कैफीन नहीं लेना चाहिए बिकॉज व्हेन यू वेक अप, अब अगर तुमने 6-8 घंटे की अच्छी नींद ली है तो तुम्हारा कॉर्टिसोल लेवल धीरे धीरे ऊपर जाएगा एंड इट विल मेक यू रेडी टू डील विद द वर्ल्ड. तुम्हें एक्सटर्नल स्टिमुलेंट की जरूरत नहीं है. चाय, कॉफी, ग्रीन टी, कोक, ये सब क्या है? दे आर एक्सटर्नल स्टिमुलेंट्स, राइट? तो उसकी जरूरत नहीं है. सो अगर तुम उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो एंड इफ यू आर कंसिडरिंग दैट एज बैड थिंग, देन यस, चाय कॉफी इज बैड, बट इट्स नॉट इम्पैक्टिंग माई हेल्थ ऑन अ नेगेटिव वे ऑन अ लार्जर स्केल. अगर मुझे एक कप ऑफ चाय से मेरा पूरा दिन मस्त जा रहा है सुबह एंड मेरे बाकी की सारी चीजें भी अच्छी है, तो आई एम ओके विद द कप ऑफ चाय. There's no harm. There's no like a blanket rule. Yeah, there's no blanket. towards it. Yeah. Young people also, अब वीट की बात करें तो another addiction which is on the rise, वो है एनर्जी ड्रिंक्स का. Yeah. Do you think it's good or bad? So एनर्जी ड्रिंक में, एक एवरेज एनर्जी ड्रिंक में लगभग 500 mg के आसपास कैफीन होता है, which is like 5 cups of coffee. Yeah. Is it good? Is it bad? See, 500 mg तो बहुत ही इशू करेगा बिकॉज recommended amount is 400 mg max. बट उसमें भी यू हैव टू चेक योर ओन सेंसिटिविटी. अगर तुम्हें कॉफी पीने के बाद फिजिटी हो रहा है, तुम्हें एंग्जाइटी ट्रिगर हो रहा है, तुम्हें रात को नींद आने में दिक्कत हो रही है, तो कैफीन इज नॉट फॉर यू. प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग वुमेन को भी बोला जाता है कि कैफीन हमें मिनिमाइज करना है, ठीक है? तो यू हैव टू चेक फॉर योर सेल्फ एज वेल. बट ये जो शुगरी एनर्जी ड्रिंक्स है, उसमें शुगर एंड कैफीन का कंकॉक्शन है. तो अगर तुम्हारी बाकी की लाइफस्टाइल की लगी पड़ी है और तुम चक करे जा रहे हो, तो यू आर एडिंग अ लॉट ऑफ कैलोरीज विद योर कैफीन. एंड कैफीन कैन, क्या होगा मेरी बॉडी के अंदर उससे? यार कैफीन पहले तो आपको इमीडिएटली फॉल्स सेंस ऑफ एनर्जी देगा एंड इट विल इम्प्रूव योर फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन. बट फिर रात को तुम नींद नहीं ले पाओगे बिकॉज तुम्हारी सिस्टम में 6 से 8 घंटे रहता है कैफीन. तो वो फिर उसका डोमिनो इफेक्ट होगा ना. तुम अगर रोज कर रहे हो, रोज नींद नहीं ले रहे हो, या नींद को हम बहुत ही इग्नोर मारते हैं. नींद इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. अगर तुम्हारी नींद सही नहीं हो रही है, एंड व्हेन आई से सही, सिर्फ बेहोश पड़े रहना है ऑन द बिस्तर इज नॉट गुड नींद. क्या होता है सही नींद? सही नींद इज यू हैव टू टेक अ गुड क्वालिटी ऑफ डीप स्लीप, जहाँ पे तुम्हारा चित्रगुप्त हिसाब किताब करता है. तो पहले 4 घंटे में तुम्हारा ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है अच्छे से, जो आपको फैट बर्न में, मसल गेनिंग में, बहुत सारे दूसरे भी फंक्शंस है उसके. तो नींद इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगर तुम कैफीन पी रहे हो, तुम्हें डीप लेयर्स ऑफ स्लीप नहीं आ रहे हैं एंड यू आर वेकिंग अप एंड तुम यू विल फील ग्रॉगी फील करो, तो क्या करोगे? तुम्हारे ब्रेन को पता है एनर्जी ड्रिंक तो है ही, तो यू आर कॉन्स्टेंटली ऑन दैट डोमिनो एंड इट कैन हैव अ डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑन योर हेल्थ इन अ लॉन्ग रन. हम बात कर रहे थे अडल्ट्स की एंड जो पीपल अबव 30, स्पेसिफिकली इंडियन मेन की बात करता हूँ. इंडियन मेन की पॉट बेलीज होती है, तोंद होती है बहुत ज्यादा. ये बहुत कॉमन है. क्यों इंडियन मेन की इतनी ज्यादा बड़ी तोंद होती है? Why almost average everybody has a pot belly? हमारा जो फैट स्टोरेज है, it depends upon the adipose cells का कहाँ पे है हमारी बॉडी में ज्यादा. एंड मेजरली जेनेटिक्स की वजह से कि हमारी बॉडी में पहले से ही सालों साल से हमारा इस साइड पे एरिया. सो यू विल सी मर्दों में पॉट बेली होता है, विमेन में पेयर शेप्ड होता है. तो थाई एंड लोअर बेली, तो वो उसका जेनेटिक कॉम्पोनेंट इज ह्यूज वहाँ पे. बट बेली में फैट क्यों बढ़ रहा है, उसका दूसरा रीजन ये हो सकता है कि ऊपर नहीं है, वो गलत टाइप की कैलोरीज खा रहे हैं, और उसकी वजह से तुम्हारी बॉडी के ऑर्गन्स, हमारे एब्डोमिनल कैविटी के आसपास जो ऑर्गन्स हैं, उसके पास फैट बढ़ रहा है. इसको हम बोलते हैं विसरल फैट. तो क्या खा रहे हैं हम जिससे ये बढ़ रहा है? गलत टाइप का फैट और जरूरत से ज्यादा फैट. जरूरत से ज्यादा फैट इज ऊपर क्यों नहीं बढ़ रहा है, सब नीचे ही बढ़ रहा है? बिकॉज हमारे एडिपोस सेल्स नीचे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन वैसा है.
तो जो ये कचरा शाम को खाते हैं, हाँ, that is going here. going here. That's the only reason. हाँ, that's the only reason. तो It's because of sleep, it's because of lifestyle, it's because of other things as well. हाँ, of course, तुम्हारा जो हम पहले तो हमारा जो फैट स्टोरेज है, इट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीजन इज कि आपकी बॉडी को एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, अभी हम हेल्दी खाने की बात ही नहीं कर रहे हैं आज, लेट्स से यू आर 13-14 एंड आपको लंच और डिनर में 2 चपाती चाहिए थी और ब्रेकफास्ट में 60 ग्राम 70 ग्राम पोहा चाहिए था, ठीक है, बट उस टाइम पे पता ही नहीं था, तो यू स्टार्टेड ईटिंग 2 की जगह पे 4 चपाती एंड इतने चावल की जगह पे इतना चावल, तो वो जो एक्स्ट्रा कैलोरीज तुम्हारी बॉडी में गई, योर बॉडी इज लाइक कि राज है ना 10-15 दिन के बाद एक चैरिटी के लिए भूख हड़ताल पे बैठने वाला है, तो जब वो भूख हड़ताल पे बैठेगा तो उसको जब एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, वो मैं जो एक्स्ट्रा कैलोरीज आई है ना उसमें से दे दूंगी, तो लेट्स स्टोर इट. तो योर बॉडी इज फैट इज नथिंग बट योर बॉडी इज ट्राइंग टू डू समथिंग गुड फॉर यू, इट्स अ स्टोरेज फॉर्म ऑफ कैलोरीज, ठीक है, बट वो उसके बाद भूख हड़ताल होती नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि हमें कितना खाना चाहिए, तो हम वो एक्स्ट्रा खाते जाते एंड इवेंचुअली वी बिकम ओवरवेट. आपका फैट कहाँ पे स्टोर होगा, इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन योर एडिपोज सेल्स का डिस्ट्रीब्यूशन. अब ये मैंने बोला कि हेल्दी और अनहेल्दी दोनों में सेम हो सकता है. आप क्लीन डाइट खा रहे हो, तला हुआ नहीं है, प्रोसेस शुगर नहीं है, आप प्योर लाइक एवोकाडो, ब्रोकली, सैलड, सूप, उसमें भी जरूरत से ज्यादा कैलोरीज गई ना, तो भी स्टोरेज में जाने वाला है. ये जो मैकेनिज्म है वो मेसअप होता है विथ ट्रांस फैट्स एंड प्रोसेस शुगर इन ओवर कंजम्पशन. दूसरा, वेट इज नॉट द ओनली मार्कर ऑफ योर हेल्थ. हम वहीं पे अटक के रह गए. वेट इज द इजिएस्ट थिंग इन थियरी टू लूज, बट आई वॉन्ट पीपल टू अंडरस्टैंड कि जब तुम प्रोसेस शुगर या ट्रांस फैट जरूरत से ज्यादा खाते हो तो वो तुम्हारे लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, विच इज डायबिटीज, कार्डियक कंडीशंस, स्ट्रोक, हाइपरटेंशन, आर्थराइटिस. क्या खाने से ये सब हो सकता है? एक्स्ट्रा कंजम्पशन ऑफ ट्रांस फैट्स एंड प्रोसेस शुगर. किस किस में ट्रांस फैट्स और प्रोसेस शुगर्स होते हैं? Give me 5-6 थिंग्स जो सब बहुत ज्यादा खाते हैं. पकोड़े, समोसे, कचौड़ियाँ, जो लॉन्ग शेल्फ लाइफ वाले केक होते हैं या कुकीज़ होते हैं, नमकीन होते हैं. हमारे घर में हर किसी के घर में नमकीन है. नमकीन इज ट्रांस फैट्स. ये सब नहीं खाना चाहिए. ये सब रेगुलर जो खा रहा है और इरेगुलर टाइम्स पे खा रहा है, उसको डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. डायबिटीज हैज अ लॉट टू डू विथ योर फैट सेल्स एज वेल. इफ यू आर सो शुगर तो ऑफ कोर्स है, उनको हम बुलाते हैं डायबिटीज को शुगर की बीमारी ना, बट डायबिटीज हैज ओवर कंजम्पशन ऑफ कार्ब्स, नॉट यूटिलाइजिंग दोज कार्ब्स. इट्स ओके, तुम्हें इतना कार्ब्स चाहिए था और तुमने इतना खाया, बट कार्ब्स इज इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी. तुमने जाके उस दिन मैराथन रन कर लिया और वो कार्ब्स को यूटिलाइज कर दिया, इट्स ओके, बट यू आर ईटिंग मोर एंड नॉट यूटिलाइजिंग इट. इवेंचुअली तुम्हारा पैंक्रियाज इंसुलिन बनाना बंद करेगा एंड तुम्हें डायबिटीज होगा. बट देन तुम्हारा अगर तुम्हारी बॉडी में फैट सेल्स ज़्यादा है, बिकॉज तुमने ओवर द ईयर्स बहुत कार्ब्स खाए थे, तो तुम्हारा फैट बढ़ चुका है. फैट बढ़ने से इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है. मोर द फैट ऑन योर बॉडी, मोर इंसुलिन रेजिस्टेंस यू गेट. इंसुलिन रेजिस्टेंस कैन लीड टू डायबिटीज. ऐसे डायबिटीज जैसी बहुत सारी टाइप 1 डायबिटीज हम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट, बहुत सारी ऑटो इम्यून डिजीजेज हैं, राइट. जैसे डर्मेटाइटिस है, जैसे डैंड्रफ बहुत लोगों को हो जाता है, सोराइसिस हो जाता है, राइट, आर्थराइटिस हो जाता है, थायराइड के कुछ टाइप्स होते हैं. ये सारे ऑटो इम्यून है. ये बहुत कॉमन है. ऑलमोस्ट आप रास्ते में 5 लोगों से पूछो, 4 लोग बोलेंगे कुछ ना कुछ है. इनमें से कुछ है. यहाँ तो मेरे जॉइंट दुखते हैं, या मेरे को टाइप 1 डायबिटीज है, या मुझे थायराइड किसी टाइप का है, या मेरे को डैंड्रफ बहुत ज़्यादा है, सोराइसिस बहुत ज़्यादा है. दीज आर द थिंग्स व्हिच इज वेरी कॉमन. कौन से ऐसे फूड्स हैं जो ऑटो इम्यून डिजीजेस को वर्स करती है? यार राज, हम है ना ब्लूप्रिंट के बारे में बात करते हैं, बिकॉज अदरवाइज वी विल बी रिपीटिंग द थिंग्स वहाँ पे, ठीक है. हमें जो बचपन से बताया गया है ना कि जो चीज़ें नहीं करनी है, वो चीज़ें हर कंडीशन के लिए ख़राब हो सकती हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल हम कल्प्रिट्स की बात करें, स्मोकिंग, अल्कोहल, ओवर कंजम्पशन ऑफ ट्रांस फैट्स, ओवर कंजम्पशन ऑफ शुगर्स, प्रोसेस शुगर्स, तली हुई चीज़ें, मीठी चीज़ें. ऐसा नहीं बोल रहा हफ्ते में एक आध बार खा लिया तो आपको सोरायसिस हो ही जाएगा या ऑटो इम्यून हो जाएगा, बट अगर तुम्हारी लाइफस्टाइल में वो रोज का रोज हो रहा है, दैट्स बैड. 100%. ठीक है, तो ये हो गया आपके कल्प्रिट्स. अगर आपको ऑटो इम्यून मैनेज करना है, आपको पता है ऑलरेडी क्या अवॉइड करना है. अब मैं तो यही मिशन पे, मैं लोगों को बोल रहा हूँ कि इसको भूल जाओ, अवॉइडिंग छोड़ दो, खाना है ट्रीट जो तुम्हारी बॉडी को जाके हील करेगा, फॉर द वेरी सिंपल एंड ऑब्वियस रीजन जो हमने शुरुआत में बात की कि सबका कुछ ना कुछ काम है. तो बट अगर अच्छी चीजें हैं जो, हाँ, वो हम फ्राइड भी खा के बेटर शेप में हो सकते हैं. फ्राइड कैसे खाएंगे? फ्राइड खाएंगे तो उनका जो अच्छापन था वो डीनेचर हो गया. फॉर एग्जांपल लेट्स से ब्रोकली है, आलमंड्स है, या स्वीट पोटैटो है, ये सारी चीज़ अगर फ्राई करके खाऊं तो डीनेचर होगा ना, बिकॉज तेल में तुम फ्राई कर रहे हो. तेल को तुम जब भी तुम ओवर लाइक हीट एक्स्ट्रा टेम्परेचर पे लेके जाओगे तो ट्रांस फैट बनता है. वो इन अ लॉन्ग रन तुम्हारा बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, तुम्हें हार्ट कंडीशन हो सकती है. बट ऐसा नहीं होता. जैसे 2 टाइप्स के फूड होते हैं, राइट, कैलोरी डेंस फूड एंड न्यूट्री डेंस फूड. तो अगर कैलोरी डेंस फूड्स जैसे
आपका बर्गर, फ्राइज, पोटैटोज, ये सारे कैलोरी डेंस वाले फूड्स हैं. एंड सेम न्यूट्री डेंस फूड की एवोकाडो, ब्रोकली, स्पिनच मतलब पालक, ये सारी चीजें, स्वीट पोटैटोज, ये सारी चीजें अच्छी गुड है. तो अगर इनको फ्राई करके खा लो वर्सेस वो खा लो तो देयर इज अ डिफरेंस. और नो डिफरेंस होगा ऑफ कोर्स. फॉर एग्जांपल मैंने आलू, हमें दोनों को फिर हमें ब्रेक डाउन करना है. लेट्स से दिस इज आलू एंड दिस इज योर ब्रोकली, ठीक है. तो आलू के कंपैरिजन में ब्रोकली में कैलोरीज कम है बिकॉज इट इज मोर फाइबर एंड लेस स्टार्च. तो इससे इसके कंपैरिजन में कैलोरीज कम मिलेंगी. अभी इन दोनों को मैं डीप फ्राई करूंगा तो दोनों में ट्रांस फैट तो निकलेगा. ओके, ठीक है. एक थोड़ा सा बेटर होगा कि नहीं? थोड़ा बेटर होगा बिकॉज इसमें कैलोरीज कम है. तो तुम वेट लॉस कर रहे हो तो डेफिसिट में रहने के लिए ब्रोकली बेहतर हो सकती है. इसको और बेहतर कैसे बना सकते हैं? एयर फ्रायर में ब्रश करो ऑयल थोड़ा इसको, और एयर फ्रायर में इसको बनाओ कुरकुरी, वहां पे भी बनती है. So nutrition is about making daily better choices rather than getting scared of things and also focusing on what needs to be done. Okay, another big problem is, हमने मेन की बात तो कर ली, पॉट बेलीज की हो जाती है. लार्जर प्रॉब्लम इज ब्लोटिंग. इंडिया में लोगों को ब्लोटिंग बहुत ज्यादा होती है. तो क्यों होती है? Food is not being digested properly because of messed up gut health, and too much of sugar or carbs in a meal. Because 1 gram of carbs hold around 4 ml of water in your body. सोडियम ज्यादा होता है जो हम जंक खाते हैं. So तुम बर्गर, तो सोडियम अगेन does the water retention, which leads to bloating. So these are the major reasons. तो bloating खत्म कैसे करें? How do you manage it? Minimize the high sodium, high sugar food. और you will know, and one you have to understand कि it's not permanent bloating. तुमने आज रात को बर्गर या पिज्जा खाया है या अल्कोहल भी पिया with a lot of fizzy drinks, तो दूसरे दिन ब्लोटिंग होगा. तो शाम तक वो चला भी जाएगा अगर तुमने कंटिन्यू नहीं किया वो पैटर्न को. तुम्हें परपेचुअल ये सिम्टम्स कब आएंगे? जब तुम वही आदतें रोज की रोज कर रहे हो. गॉट इट. बट रोज की रोज करने नहीं भी करो और ब्लोटिंग अगर रोज की रोज नहीं भी हो तो एक चीज परमानेंट है, दैट इज एसिडिटी इन इंडियंस. हाँ, तो बहुत ज्यादा एसिडिक फील होता है. हाउ डू यू सॉल्व दैट? दैट इज बिकॉज ऑफ आवर मेस्ड अप गट हेल्थ. तो मेस्ड अप गट हेल्थ कैसे सही कर सकते हैं? You have to stop doing things which are messing your gut up, and you have to start nurturing your gut by literally 2 things. क्या? Prebiotics, probiotics. क्या होता है? एक्सप्लेन करो थोड़ा. हम सबको अभी तो इंटरनेट पे बहुत लोग गट हेल्थ कोचेस भी बन के बैठे हुए हैं, which is again मुझे ऐसा लगता है कि there is no need, it's sort of a scam. But what is your body is like a sandwich in between 2 layers of bacteria. अभी तुम्हारे स्किन पे हर जगह पे बैक्टीरिया क्रॉल कर रहे हैं, और ये मैं इनसाइड आउट कर दूंगा मेरी बॉडी को. तो माउथ से लेके इनर तक ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया. ठीक है, इट्स लाइक अ सैंडविच. ये हमारी हेल्थ के लिए जरूरी है. वी आर लाइक इन अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, राइट? तो बट मेजोरिटी 80% से ज्यादा चंक इज इन योर इंटेस्टाइन. ठीक है, अभी वहां पे एक गुड बैलेंस होना जरूरी है ऑफ गुड बैक्टीरिया एंड बैड बैक्टीरिया. गुड हैज टू बी अराउंड 80-85 एंड बैड हैज टू बी 10-15, बिकॉज इन दोनों को हमारे जो खाना जा रहा है उनको पचाने के लिए दोनों जरूरी है, राइट? अभी तुम वो वाला ही खाना खा रहे हो जो तुम्हारे बुरे बैक्टीरिया को फीड कर रहे हैं, एंड तुम वो वाला खाना नहीं खा रहे हो जो अच्छे वाले बैक्टीरिया को चाहिए, बिकॉज दे आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे नीड फूड एज वेल. वो नहीं जा रहा है तो प्रॉब्लम होगा एंड गट फ्लोरा इम्बैलेंस होगा. तो तुम्हारे बुरे वाले बैक्टीरिया बढ़ चुके हैं, अच्छे वाले हो चुके हैं कम. एंड इफ यू विल कम टू द आंसर ना, तो वही बात जो हम अभी कर रहे थे, प्रोसेस शुगर, ट्रांस फैट्स और स्ट्रेस, स्मोकिंग, अल्कोहल, इरेग्युलर स्लीप फ्यूल्स द बैड बैक्टीरिया. गुड बैक्टीरिया, फाइबर रिच फूड. तो यहाँ पे एक आता है बेनिफिट ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स. तो हम बोलते हैं ना मल्टीग्रेन हमें खाना चाहिए, या मिलेट्स खाने चाहिए, या फ्रूट्स या वेजिटेबल्स खाने चाहिए, बिकॉज दे आर रिच इन फाइबर एंड फाइबर इज द फूड फॉर योर गुड बैक्टीरिया. रही बात प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स, अगेन प्रोबायोटिक्स इज नथिंग बट द फूड रिच इन गुड बैक्टीरिया. ओके, तो अगर तुम्हारा गट इम्बैलेंस हो चुका है बिकॉज यू हैव बीन ईटिंग अ लॉट ऑफ जंक फूड सिंस ईयर्स एंड तुमने अच्छा वाला नहीं, तो हमें लॉजिकली बैलेंस करना है, तो अच्छे वाले बैक्टीरिया बाहर से ज्यादा खाना पड़ेगा. तो वो लाने के लिए वी नीड टू ईट प्रोबायोटिक्स. सिंपल इज कर्ड एंड बटर मिल्क, जो हमारे हर किसी के घर में है, बट नॉट एवरीवन कंज्यूम्स इट रेगुलरली. विंटर आता है तो बोलते हैं कि नहीं खाएंगे बिकॉज सर्दी हो जाएगा. इनका जो खाना है दैट्स प्रीबायोटिक्स, व्हिच इज योर फाइबर रिच फूड आइटम. वंस यू स्टार्ट डूइंग दिस, व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर एडिंग मोर गुड बैक्टीरिया टू योर डाइट, एंड उनको खाना देखिए तुम उनको फ्यूल भी कर रहे हो, उनकी क्वांटिटी बढ़ा रहे हो, तो वापस से तुम बैलेंस स्टोर करोगे. ये हो गया एक कंपोनेंट. ठीक है, बट गट हेल्थ ऑल्सो इज डिपेंडेंट ऑन योर मेंटल हेल्थ. गट हेल्थ इज ऑल्सो स्मोकिंग एंड अल्कोहल. तो यू कांट बी लाइक कि मैंने एक ग्लास छाछ पी लिया और मैंने 4 ककड़ी के टुकड़े खा लिए तो मेरा सेट हो जाएगा. बिकॉज इवेंचुअली इट बॉइल्स डाउन टू क्या, कितना, कैसे, कितने फ्रीक्वेंटली. दिस इज नॉट लाइक पोलियो का टीका एक बार लिया और वापस से नहीं आने वाला. दिस इज योर लाइफ स्टाइल. यू हैव टू डू सर्टन थिंग्स ऑन अ रेगुलर बेसिस फॉर यू टू सी द चेंज. नेगेटिव में भी तुम एक बार सुट्टा मारोगे तुम्हारा नहीं गट हेल्थ खराब होने वाला है. तुम जो भी आदतें कर रहे थे तुम सालों साल किए थे तब जाके तुम्हारा गट हेल्थ खराब हुआ था. तो इफ यू वांट टू चेंज इट, यू हैव टू चेंज योर हैबिट्स. बहुत लोग बोलते हैं कि पानी जो पीते हैं साथ खाने के साथ में, इसकी वजह से एसिडिटी होती है, इसकी वजह से खराब होता है, ब्लोटिंग होती है. हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इज जस्ट अ पाइपलाइन. ओके, माउथ से शुरू होता है, इनर तक इट्स अ पाइप.
तुम जो भी यहाँ से डाल रहे हो it is going to go through the same route. Food pipe, तुम्हारा stomach, then small intestine, large intestine, and then susu potty and pasina. These are the three ways we excrete, right? तो जब तुम पानी पी रहे हो तो लॉजिक ये जो बोलते हैं कि एसिडिटी वगैरह हो गया डाइजेस्ट, वो बोलते हैं कि हमारे टमी में जो स्टमक एसिड्स हैं या फायर, डाइजेस्टिव फायर है, देयर इज नथिंग कॉल्ड डाइजेस्टिव, हमारी बॉडी में नहीं है. कोई भी साइंटिफिक एविडेंस दिखा दो मुझे लोकेशन वाला कि यहाँ पे हमारा देयर इज नन, देयर इज नो डाइजेस्टिव फायर. ठीक है, हमारी बॉडी में जब खाना जाता है तो कुछ एंजाइम्स और कुछ एसिड निकलता है, राइट. एंड उनका ऐसा कहना है कि जब हम पानी पीते हैं खाने के साथ तो वो एसिड डाइल्यूट हो जाता है. It's silly. HCl is so strong. 1, 2, you are just not taking water through water. There are so many food का component होता है water. तो if anything, water is going to make the food mix well with the enzymes and get better digested. If anything, it's not doing anything. So अलग अलग लोगों का अलग अलग इंडिस्पोजिशन होता है. आपको खाने से पहले पानी पसंद है, मुझे खाने के साथ पसंद है, किसी को खाने के बाद पसंद है. इट्स एब्सोल्युटली ओके. यू ड्रिंक वाटर फर्स्ट. और कोई भी कैसे भी पीता है पानी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. हाँ, देयर वाज अनदर थिंग कि तुम्हें खड़े खड़े पानी नहीं पीना चाहिए, बैठ के पीना चाहिए. यू नो दिस? क्या खड़े खड़े पानी पियोगे तो तुम्हारे घुटनों में जाके वो डिपॉजिट होगा और तुम्हें आर्थराइटिस देगा. रियली? इज इट ट्रू? नो, वो जाएगा यार. पानी पिया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब, जहां पे भी उसका काम होगा काम करेगा, एक्स्ट्रा फिल्टर होकर सुसु के थ्रू बाहर निकलेगा एंड पसीने के थ्रू बाहर निकलेगा. But are people believing in this? Yes. Crazy. और क्या? बट ऐसे मैंने सुना है कि बैठ के पानी पियो. घर वाले बोलते जल्दी जल्दी में पानी मत पियो, बैठ के पानी पियो. हाँ, इट कुड बी बिकॉज तुम्हारे लंग्स में ना चला जाए, तुम हश में पी रहे हो शायद. आई डोंट नो, बिकॉज पुराने बहुत सारे हमारे माँ बाप के जो बिलीव्स थे, दे वर अ लॉट टू डू विद देयर टाइम एंड हमारे साथ कुछ बुरा ना हो जाए तो उन्होंने कोई तो लॉजिक लगा के हमें बोला होगा. गॉट इट. ओके, टेल मी अबाउट सप्लीमेंट्स. कौन से ऐसे 3 सप्लीमेंट्स जो आपको लेनी चाहिए? आई थिंक वे प्रोटीन अपने शुरू कर लिया उसी से. वे प्रोटीन शुड बी अ पार्ट ऑफ एवरीवनस लाइफ. नो ब्रांड यहाँ पे. इट विल बी अ लाइफ सेवर थिंग. मैं बता रहा हूँ सबको. Second is vitamin D and B12. I mean, second and third, vitamin D and B12. These are the 3 things which should be. But these are again could be a blanket statement. तो उससे पहले हम थोड़ा disclaimer दे देते हैं. The disclaimer is कि कोई भी supplement आपकी lifestyle analysis और blood reports analysis करे बगैर मत ले. Supplements क्या है? Supplement is to complete something which is somewhat incomplete. तुम्हारे खाने में से जो तुम नहीं ले पा रहे हो, कोई फॉर वट एवर रीजन, यू नो, तुम्हारा रिलीजियस प्रैक्टिस हो सकता है, एथिकल रीजन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या तुम उसको पचा नहीं पा रहे हो फॉर सम रीजन, तो तुम उसका सप्लाई कहीं से ले रहे हो, दैट सप्लीमेंटेशन. बट वो आपको पता नहीं चलेगा तब जब तक आपने न्यूट्रिशनिस्ट से बात करके आपके गैप्स आइडेंटिफाई नहीं किए. एंड दूसरा इज ब्लड रिपोर्ट्स. ब्लड रिपोर्ट्स में शॉर्ट आपको पता चलेगा यार विटामिन डी एंड B12 इज सो कॉमन. इट्स सो कॉमन. लाइक मैं मेरा पर्सनल एनेक्डोट, मेरे क्लाइंटल की बात करूँ, 90% से ज़्यादा क्लाइंट्स जिनके भी मैं ब्लड रिपोर्ट्स कराता हूँ, B12 D डेफिशिएंट. अगर हम इंडिया में नंबर्स की बात करें तो आई थिंक 45 to 47% इंडिया में B12 इनसफिशिएंसी के साइड पे, विटामिन डी एज वेल. तो ये लोगों को टेस्ट करके कराना चाहिए. बट कुछ लोग सप्लीमेंट्स बहुत बार इसलिए भी लेते हैं कि कोई डेफिशिएंट नहीं है, बट अब बेटर करने के लिए, जैसे स्लीप बेटर होती है अश्वगंधा अगर खाओ तो दैट्स व्हाई, राइट. सो ऐसे कौन से सप्लीमेंट्स हैं? Like ashwagandha is a magic drug which is around the world is picking up crazy, like anything right now, which is insane. क्योंकि अगर आप अश्वगंधा खाते हो रेगुलरली 675 मिलीग्राम्स के आसपास फॉर 3 months straight, then आपकी स्पर्म मोर्टेलिटी 57% से बढ़ जाती है, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल 17% से बढ़ जाते हैं, राइट. आपका ओवरऑल स्ट्रेस और एंजाइटी के लिए जो बॉडी का रिस्पॉन्स होता है वो 44% से ज्यादा बेटर हो जाता है. So, इतनी सारी चीजें अच्छी हो जाती है. एंड दिस इज जस्ट, आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी बॉडी में अश्वगंधा की कुछ कमी है. ये तभी आप लेते हो जब आपको कुछ बेटर करना हो. बाय द वे, दिस इज नॉट फॉर प्रेग्नेंट वुमेन एंड दिस इज नॉट फॉर पीपल हु आर गोइंग थ्रू सम काइंड ऑफ डिफॉर्मिटी. हेल्दी एडल्ट्स की बात कर रहा हूँ. बट ये सब अच्छी चीजें होती है. सो कुछ सप्लीमेंट होते हैं जो आप बेटर करने के लिए लेते हो खुद को. बस ये अश्वगंधा को आई वुडंट पुट इट इन अ सप्लीमेंटेशन थिंग बिकॉज इट्स नॉट अ न्यूट्रिशनल और इट्स नॉट अ न्यूट्रिएंट दैट योर बॉडी needs. It's not essential nutrient. Essential nutrients are carbs, proteins, fats, vitamins, minerals, prebiotics, probiotics and water. These are essentials. Ashwagandha is a medicine which has benefits. ठीक है, तो वो आयुर्वेदा के अंडर आता है. एक्सट्रैक्ट है ना वो, मेडिसिन कैसे होगी? हाँ, आयुर्वेदा में जितने भी मेडिसिन है दे आर हर्ब्स एंड एक्सट्रैक्ट्स ऑफ समथिंग, राइट. सो इट्स अ काइंड ऑफ मेडिसिन जो आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स यूज करते हैं. नॉट माय एक्सपर्टीज. मैंने कुछ स्टडीज ऐसे भी पढ़े हैं. फॉर एग्जांपल दिस गाय कॉल्ड द लिवर डॉग. उसका स्टडी आया था अबाउट अश्वगंधा, कर्क्यूमिन वगैरह, विच आर हैविंग डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स ऑन योर लिवर हेल्थ.
So I'm not entirely sure. I wouldn't comment anything on the ashwagandha part. But रही बात supplementation की, जहाँ पे essential nutrients की बात आती है, जो पहला है magnesium. I suggest anyone who has recovery issues. अगर आपको वर्कआउट करने के बाद 3-4 दिन तक पेन रह रहा है, आपको अनआइडेंटिफाइड बॉडी पेन है, आपको रात को नींद आने में दिक्कत हो रही है, थ्रू आउट द डे फटीग, वीकनेस फील हो रहा है, यू कुड बी लैकिंग इन मैग्नीशियम, जो ब्लड रिपोर्ट पे इतना एविडेंटली दिखता नहीं है, तो यू कैन टेक मैग्नीशियम सप्लीमेंट. इट्स एब्सोल्युटली ओके. हमें डेली 320 to 440 mcg के आसपास लगता है मैग्नीशियम. तो बिफोर गोइंग फॉर द सप्लीमेंट्स यू कैन स्टार्ट ईटिंग मोर पम्पकिन सीड्स या मोर आलमंड्स या स्पिनच फॉर दैट मैटर. बट तुम्हें वो जो डेली रिक्वायरमेंट है उसके लिए बहुत ज़्यादा खाना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर 440 mcg मैग्नीशियम चाहिए तो मुझे 130-150 ग्राम के आसपास आलमंड्स खाने पड़ेंगे, 100-120 के आसपास पम्पकिन सीड खाना पड़ेगा. ठीक है, तो इट्स सेफ फॉर यू टू कंज्यूम इट थ्रू योर सप्लीमेंट्स. आपका पेन मैनेजमेंट ग्रेट होगा, रिकवरी बहुत अच्छा होगा, नींद बहुत अच्छे से आएगी, बोन हेल्थ, ब्रेन हेल्थ में बहुत जरूरी है, राइट. ओमेगा 3 इज अदर वन. It's a big one for Indians. Omega 3 is a big one, especially if you're a vegan or a vegetarian. Yeah. So omega 3 ka supplement can be a part of your routine for your good brain health and heart health both. So I am big on magnesium. I really love the effects of magnesium on my body. Yeah, crazy. मेरे पास कोई statistical evidence नहीं है, ना मेरे पास scientific research है, ना मेरे पास studies है. मेरे nutritionist ने बोला, मैंने start किया. Only anecdotal evidence. मेरी लाइफ में बहुत हेल्प करा है. मैंने बहुत सारे रिव्यूज पढ़े हैं और मैंने सुना है दूसरे लोगों को कि उनको भी हेल्प करा है. इट्स अ बिग वन. आई स्टिल वांट टू गो डीप एंड स्टडी इट बेटर. मेरी लाइफ में तो लाइक मेरी रिकवरी, मैं ट्रैक कर रहा हूँ, मेरी रिकवरी बेटर हो गई, मेरी स्लीप बेटर हो गई. नेक्स्ट डे मैं जो उठता था ना, तो उठता था एकदम ऐसे कि यार क्यों ऐसे हुई, दिस हैज गॉन. मेरे मैग्नीशियम अगर मैं 30-35 डेज तक कंटिन्यू रखता हूँ, विद इन आफ्टर मंथ आई सी दिस की जो ग्रॉगीनेस होती है ना उठते से, वो आती नहीं है. लाइक इट्स ऑन पॉइंट. सो आई थिंक ये 2-3 चीजें मुझे तो बहुत हेल्प करी. सो इट्स अ बिग वन. एक डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट में डिफरेंस क्या होता है यार? इंडिया में काफी ग्रे एरिया है, बिकॉज न्यूट्रिशनिस्ट अभी कोई भी सो जो 3 महीने का कोर्स किया है वो भी न्यूट्रिशनिस्ट बुला सकता है खुद को. जिसने ऑनलाइन कोर्स किया है 2 दिन का, वो भी बुला सकता है. फॉर यू टू कॉल योरसेल्फ अ डाइटिशियन यू हैव टू बी रजिस्टर्ड. सो आपने 3 महीने का डायटेटिक्स का कोर्स किया होना चाहिए, एंड देन मास्टर्स किया होना चाहिए, एंड देन यू हैव टू गेट रजिस्टर्ड विद इंडियन डायटेटिक्स एसोसिएशन, which is a registration body, and then you can call yourself a dietitian. Nutritionists are mainly they deal with your lifestyle change, कि भाई तुझे खाना पीना ठीक कैसे करना है उसके लिए. Dietitian will help you when you have clinical conditions, तो heart attack, myocardial infarction, kidney failure वाले जो hospital में जो काम करते हैं dietitians. So these are the, but again बहुत dicey space है यहाँ पे. कोई भी कुछ भी बुला के इधर कुछ भी दे देता है. But real difference is this, कि clinical लोगों पे nutritionist cannot actually do actually no. Yeah. Okay. And what is actually, before I ask you this question about mental health, I want to know, मेरे को ऐसी 5 इंडियन डिशेस बताओ जो बहुत हेल्दी है, जो रेगुलर लोग खाते ही है, एंड विच इज वेरी इजी टू फाइंड इन एवरी हाउस होल्ड. मेरे दिमाग में इतने सारे लेयर्स हैं अभी. मेरे को एक हेल्दी जेनेरिक बताओ कि कोई इंसान है जो बोलता है यार मेरे लिए ना बहुत डिफिकल्ट है ये सब बातें करना, कि ये मैक्रो, ये माइक्रो, ये मेरे को तो सुबह से लेके शाम तक 4-5 चीज़ें खानी है, मैं तो रोज़ अपना डब्बा ले जाता हूँ और खाता हूँ. फॉरगेट एवरीथिंग एल्स. ठीक है. तो मेरे को ऐसी क्या 4-5 चीज़ें हैं जो मैं खा सकता हूँ? कौन सी ऐसी 5 इंडियन डिशेज ओके विच पीपल कैन ईट? हेल्दी एडल्ट की बात कर रहा हूँ. हेल्दी एडल्ट की बात कर रहे हो, राइट. ओके, सो अ बोल ऑफ स्प्राउट्स फॉर ब्रेकफास्ट would be that. उसमें तुम अनियन, कांदा, टमाटर वगैरह वो डाल के उसको भेल भी बना सकते हो if you want. That's one. पालक पनीर एंड रोटी would be good because पालक फाइबर, पनीर प्रोटीन, रोटी में तुम्हारा कार्ब्स आ गया. थर्ड would be सोया पुलाव. तुमने राइस डाला है, अच्छा खासा सोया डाला है, तो राइस आया, पर साथ में थोड़ा सैलेड के नाम पे थोड़ा सब्जी वगैरह ले लोगे साथ में, या तो उसी के अंदर तुमने थोड़ी सब्जी डाल दी, तो सोया पुलाव इज अ गुड डिश. आई थिंक ऑल द मीट करीज विद रोटी. अगर तुमने वहाँ पे लेयर्स आ रहे हैं ना मेरे दिमाग में, आई कांट. तो अगर तुमने चिकन करी बनाया है बट तुम्हें पता है कि तुम्हें ऑयल का रिक्वायरमेंट कितना था, तुमने फ्राई नहीं किया चिकन को, तुमने सोचा है कि हम जब भी मेंटली लो या इरिटेटेड या डाउन फील करते हैं, वी ऑलवेज रीच आउट टू जंक, क्योंकि इंस्टेंट कुछ चाहिए होता है. मतलब अगर मुझे स्ट्रेस हो रहा है तो मुझे नहीं सोचना दुनिया के बारे में, मुझे मीठा चाहिए ताकि मुझे अच्छा फील हो. राइट. आंसर इज एन एवोल्यूशन. एंड जोमेटो पे सेक्स नहीं बिकता है. I'll explain what I mean by that. Hear me out. Shakal. Okay. Evolutionary human beings need 2 things. Food and sex. Food to keep ourselves alive and sex to keep our species alive. Okay, so whenever we engage in these 2 activities, dopamine release होता है भर के, and when you feel better. So when you're feeling mentally down, your brain has identified that pattern. कि मैं अगर ये particular food, जो भी junk food होते हैं, think about it, they are simple sugars,
सिंपल कैलोरीज, क्विक कैलोरीज एंड टू मेनी कैलोरीज. तो जितना ज़्यादा कैलोरीज जितना जल्दी मेरी बॉडी में जाएगा उतना मुझे जल्दी फील होगा. योर ब्रेन इज आइडेंटिफाइड दैट थिंग. द अदर थिंग इज सेक्स. तो सेक्स तो जोमेटो पे मिल नहीं रहा है, तो वी रीच आउट टू जंक फूड. एंड जंक फूड इज यूजुअली कैलोरी डेंस. And there are a lot of mental health issues a lot of people are going through which they are not addressing. They have found this comfort. Now that comfort majorly food associated है, but then वो smokings पे भी जाता है, alcohol पे भी जाता है, weed पे भी जाता है, shopping पे भी जाता है, gambling पे जाता है, porn पे जाता है, and sometimes amalgamation of everything पे भी जाता है. So there are people who are addicted to multiple things. There are people who are just addicted to food. But eventually, yeah. बट मैं गलत खाता हूँ, जंक खाता हूँ, उसकी वजह से मेरा ब्रेन रॉट होता है, मेरे ब्रेन में प्रॉब्लम्स होती है, एंड उसकी वजह से मुझे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है. कि क्योंकि मेरे पास मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, इसकी वजह से मैं गलत खाता हूँ. व्हाट इज द It's catch-22. मैं थोड़ा एक लेन में लेके जाता हूँ, थोड़ा गिल्ट लेन में, डरावने लेन में, देन विल इट्स अ विशियस साइकिल एंड विल कम बैक एज वेल. ठीक है. सो हमारे ब्रेन, हमारा जो न्यूरोट्रांसमीटर है सेरोटोनिन, राइट, वैसे ही 3 और न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं. एक तुम्हारा एंडोर्फिन्स हो गया, ऑक्सीटोसिन हो गया एंड डोपामिन हो गया, राइट. दीज आर द मेजर 4 थिंग्स जो आपके मेंटल वेलबींग को मैनेज करते हैं. नाउ सेरोटोनिन मैनेजेस योर मेंटल वेलबींग. हमारे गट में जो बैक्टीरियाज हैं जो दीवारों को मैन कर रहे हैं, 90% से ज़्यादा सेरोटोनिन गट में से रिलीज हो रहा है. ओनली 5 to 7% तुम्हारे ब्रेन में से रिलीज हो रहा है. ओके. ये जो सेरोटोनिन है इसका काम अलग है, इसका काम अलग है. ये अभी भी डाइजेशन रिलेटेड, इम्यूनिटी रिलेटेड काम कर रहा है, और ये अपने मेंटल वेलबींग को काम कर रहा है. पर देयर इज दिस थिंग कॉल्ड गट ब्रेन एक्सिस. वेगस नर्व के थ्रू हमारा पूरा ब्रेन और गट इज कनेक्टेड. तो बोला जाता है कि अगर तुम्हारा गट इज नॉट राइट, इट कैन इम्पैक्ट न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज इन योर ब्रेन एज वेल. तो जो 4 मेजर न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो तुम्हारे गट से एसोसिएटेड. तो इफ योर गट हेल्थ इज नॉट हेल्दी, इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट देम, एंड वो इम्पैक्ट हुए तो तुम्हारा मूड वगैरह इम्पैक्ट होगा, राइट. वो क्यों इम्पैक्ट हो रहे हैं, हमने थोड़ी देर पहले बात किया था कि इफ यू आर एडिंग सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, इफ यू हैव सर्टेन हैबिट्स, एंड हैबिट्स घूम घुमा के वही है सारी. अलग डिजीज के लिए कोई अलग हैबिट नहीं है, घूम घुमा के वही सारी हैबिट्स है, राइट. नाउ द अदर एक्सप्लेनेशन इज कि हमारा ब्रेन, कैन यू रैंडमली गेस हमारे ब्रेन का कितना % फैट से बना हुआ? 10, 20, 30? आई डोंट नो, टेल मी. 60%. 60% से ज़्यादा योर ब्रेन इज मेड फ्रॉम फैट्स, और वो भी अनसैचुरेटेड फैट्स, जो हमारी बॉडी, उसमें जो एक मेजर कंपोनेंट है एसेंशियल फैटी एसिड. दैट्स वेयर योर ओमेगा 3 कम्स है. ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9, दीज आर एसेंशियल फैटी एसिड्स. योर बॉडी वो खुद से बनाती नहीं है, बट वो हमारे लिए एसेंशियल है. तो अगर तुम सही से डाइट में ओमेगा 3s या 6s नहीं डाल रहे हो और सही रेशियो में डाल रहे हो, तो तुम्हारा ब्रेन का जो रिपेयरिंग और मेंटेनेंस है वो सही से नहीं हो रहा है. वो न्यूरोट्रांसमीटर सही से रिलीज नहीं होंगे, योर मेंटल हेल्थ विल स्ट्रगल. जब मेंटल हेल्थ स्ट्रगल होती है तो हम जंक फूड पे रीच आउट करते हैं. जंक फूड पे रीच आउट करते हैं, हमारा गट हेल्थ खराब होता है. गट हेल्थ खराब होता है तो वापस से सेरोटोनिन खराब होता है. देन घूम घूम के एक ही कहानी है. What are your thoughts on therapy? What are my thoughts on? I think people who need it should go to therapy. Have you gone to one? Like कब आपने कभी लिया therapy? क्यों ऐसे पूछा? नहीं, ऐसे I think people should know. हाँ. Like बिल्कुल बिलीव करता हूँ मैं कि अपने इमोशंस के बारे में बात करनी चाहिए. You can channelize your emotions into either scream therapy or writing. That I do. तो मैं writing और scream में बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ. Scream therapy is also like you release yourself out of rage. So it's like a rage room where you go and either you go to rage room or you तुम गाड़ी चलाते हो, लोग जोरों से गाने गाते हैं, तो it's some kind of release which puts you in something, right? या लोग usually entrepreneurs बहुत ज़्यादा करते हैं. ये स्टीव जॉब्स की फेवरेट थेरेपी थी स्क्रीम थेरेपी. तो स्टीव जॉब्स जब भी अंडर स्ट्रेस होता था मैसिव और उसको समझ नहीं आता था, तो वो हिल पे आता था और जोर से चिल्लाता था, जोर से, लाइक बहुत जोर चिल्लाता था, लेट इट रिलीज. सो दैट्स अ फॉर्म ऑफ, मतलब ऑब्वियसली इसकी स्टेप्स होती है और क्लिनिकली जो थेरेपिस्ट होते हैं बहुत अच्छे से करते हैं, बट दिस वन वे ऑफ डूइंग इट. सो मैं गाने सुनता गाड़ी में जाके, सो मैं कार लेके निकल जाऊंगा, गाने चलाऊंगा, एंड 3-4 मेरे गाने which puts me makes me very feel alive and nice. मस्त सुनता हूँ जोर से चिल्ला के, and that 15-minute session or half an hour session puts me in a very good mood. Sometimes it allows me to feel like मैं गाना गाते गाते रोता रहूंगा बहुत ज्यादा, गाना गाते गाते बहुत खुश हो जाऊंगा. Like it's a same ही गाना, एक ही गाने सुनने से different emotions can come into you. So these are, if you need to find out a release in some form. Thank you, sir. Thank you so much for giving us time. Thank you for coming here. It was pleasure talking to you. लंबा टाइम हो गया, मजा आया. It felt like मैं मेरे दोस्त के साथ बैठ के न्यूट्रिशन डिस्कशन कर रहा हूँ, and it was a lot of back and forth. मजा आया मुझे. Thank you so much for doing this. Thank you so much ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए. आपको पता है कि 3 चीज़ें करनी है. सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह हम और भी इंसाइटफुल और बेहतर गेस्ट ला पाएंगे अगर आप सब्सक्राइब करते जाएंगे तो. नंबर 2, प्लीज़ हमें कमेंट में बताओ कि और ऐसे कौन से गेस्ट हैं एंड ऐसी कौन सी कंपनीज हैं जिनकी जर्नीज आप जानना चाहते हो, ताकि उन गेस्ट को हम इधर ला पाएँ एंड उनसे वही सवाल करें जो आप चाहते हो हम उनसे पूछें.
एंड नंबर 3, ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ जरूर शेयर करना जिसकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आएगा, उसे इससे कुछ सीखने को मिलेगा. एंजॉय दिस एपिसोड एंड मेनी मोर एपिसोड्स टू कम. अंटिल नेक्स्ट एपिसोड, कीप फिगरिंग आउट.